अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार इकराम होती साहब। बहुत शुक्रिया होती साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ तशरीफ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज़कियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही हमें ज्वाइन किया है सईद आवान साहब ने, रोजनामा 92 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। सईद आवान साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। सईद आवान साहब, आपकी खबर है वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इमारत की तामीर में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और ये इमारत इब्तदाई तौर पर इसको तामीर होना था तकरीबन 19 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन ये 1 अरब तक कैसे पहुंची। रोजनामा 92 न्यूज़ में इस खबर से मुतालिक आज ये खासी तफसीलात जो हैं वो रखी गई हैं। सईद आवान साहब की ये खबर है, इससे मुतालिक हम मजीद भी जानेंगे। इसके साथ साथ रोजनामा 92 न्यूज़ की एक और इंतहाई अहम खबर है और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी अपने खिताब में कहा था कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन के दरमियान सालसी का किरदार अदा करेगा और इसी मामले को लेके जवाद आर आवान की खबर है रोजनामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे, जिसमें सऊदी यमन मामले पर सालसी से मुतालिक हसास इदारे ने सफारती हुक्काम से रिपोर्ट मांग ली है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो पहले से जो बनाई गई हैं और अब उन रिपोर्ट्स को भी हसास इदारे ने तलब किया है और उसके बाद मजीद सिफारिशात और पाकिस्तान की जानिब से एक लाहा अमल तय किया जाएगा। इसके साथ साथ इस खबर में रोजनामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे ये जो खबर है जवाद आवान की, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल पैकेज मिला है सऊदी अरब की तरफ से उसमें भी आला इदारे का एक कलीदी किरदार है। इस खबर से मुतालिक हम जवाद आवान से भी तफसीलात जानेंगे, लेकिन सबसे पहले भट्टी साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। कल वज़रा ने, जिसमें फवाद चौधरी थे, असद उमर थे, उमर अयूब साहब थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आवाम को बताया कि बिजली घरेलू सार्फिन मुतवसत दर्जे के जो लोग हैं उनके लिए ₹1.27 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। लेकिन आपके पास जो खबर है, जो काबीना डिवीजन की जानिब से डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, वो तो कुछ उल्टी आदाद शुमार बता रहे हैं। कम आदाद शुमार वज़रा की जानिब से क्यों बताए गए? फैसल, ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साबिक़ा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर का और मौजूदा पावर डिवीजन का कि जब भी बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है अवाम से असल पिक्चर तस्वीर छुपाई जाती है, हकायक नहीं बताए जाते। और जब एक मरतबा वो इजाफा नोटिफिकेशन के जरिए इंप्लीमेंट किया जाता है और जब अवाम की जेबों के ऊपर बोझ पड़ता है, लोग अदालतों का रजू करते हैं, तो फिर मुख्तलिफ तकसीमकार कंपनियों के वकला अदालतों में पेश होकर वजाहत दे रहे होते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन की रोशनी में ही सार्फिन से इजाफी वसूली की गई है। तो आपको शुरू में ही रियल पिक्चर आवाम के सामने रखनी चाहिए, जो कि इस मरतबा फिर हस्ब रवायत पावर डिवीजन ने 24 अक्टूबर को जब BCC का इजलास हुआ और उसके बाद उसी शाम को पावर डिवीजन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, ऑफिशियल तौर के ऊपर ये प्रेस रिलीज जारी की गई। उसके अंदर इन तमाम हकायक को छुपाया गया। उसके अंदर नहीं बताया गया कि घरेलू सार्फिन के लिए एक्चुअल बिजली कितनी महंगी ECC ने करने की मंजूरी दे दी है। उसके अंदर बताया गया कि 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को एग्जेम्प्ट रखा गया है, कमर्शियल सार्फिन के टैरिफ में मामूली इजाफा किया गया है, सनदी सार्फिन का जो बेनिफिट था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से वो जारी रहेगा। उसके साथ साथ जो ज़री सार्फिन है उनके ऊपर कोई बोझ नहीं डाला गया। लेकिन जब हम इस प्रेस रिलीज के बाद अपने सोर्सेस से हमने बात की तो उन्होंने कुछ और ही मामला हमें बताया था 24 अक्टूबर को कि नहीं, घरेलू सार्फिन के लिए जहां पर बिजली की खपत जिस कैटेगरी के अंदर 34 से 40% तक है, जो कि 301 से 700 यूनिट की कैटेगरी है और 700 से अबव है, उन कंज्यूमर के लिए बहुत हैवी बिजली की कीमत में इंक्रीज की गई है। तो जब हमने कल वफाकी कबीना का इजलास हुआ तो उसके लिए लाजिम था कि नोटिफिकेशन की जारी करने से कब ECC के फैसले की तौसीक की जाए वफाकी कबीना से। तो वहां पर जो वफाकी कबीना के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और वो डॉक्यूमेंट जब मीडिया के हाथ लगा उसके बाद वफाकी वज़रा को कुछ हकायक उन्होंने अवाम के साथ शेयर किए, लेकिन फिर भी जो असल अवाम तक हकायक पहुंचे वो जो एक डॉक्यूमेंट हासिल किया गया वफाकी कबीना के इजलास में पेश किए जाने वाला, उससे पता चला। वो ये बताता है कि ऐसे घरेलू सार्फिन जो महाना 301 से 700 यूनिट इस्तेमाल करेंगे उनके टैरिफ में ₹1.60 फी यूनिट इजाफा किया गया है और उसके साथ 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के टैरिफ में ₹2.70 फी यूनिट इजाफा किया गया है। उसके साथ साथ जो हमारे 3 फेज यूनिट होते हैं जिसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, पी कार्स की और ऑफ पी कार्स की 2 टैरिफ लगते हैं, उसमें भी
₹2.70 फी यूनिट तक इजाफा किया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कमर्शियल बिजली के सार्फिन के लिए बिजली ₹3.68 फी यूनिट तक महंगी की गई है। इसी तरह जो बाकी सारी डिटेल है, अब नया टैरिफ क्या होगा वो तफसील के साथ इस वक्त हमारी स्क्रीन पर चल रही है। लेकिन इसके साथ जो हमें बताया गया था कि ज़री सार्फिन के टैरिफ में इजाफा नहीं किया गया बल्कि उनको रिलीफ दिया गया है। तो सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो हमें बताते हैं, जिनका आज बाज़ाब्ता इम्कान है कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, उसके मुताबिक ऐसे ज़री सार्फिन जो स्कार्ब का जिन्हें स्टेटस हासिल है उनके लिए भी बिजली के निर्खों में ₹3.68 फी यूनिट इजाफा किया गया है। ये तमाम तरह हकाइक जो कि अवाम के साथ नहीं शेयर किए गए, वो घरेलू सार्फिन हो, वो कमर्शियल सार्फिन हो और उसके साथ साथ ज़री सार्फिन हो, जिनके लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। लिटिगेशन से आपने बचना है। आप अवाम को पूरी तस्वीर उनके सामने रखें कि हमने अपना माली खसारे को कम करने के लिए कितना बोझ अवाम पर डाला है। इसके साथ जो दूसरा बड़ा फैसला किया गया कि इस इजाफे के नतीजे में ₹144 वसूली होगी इजाफी तकसीमकार कंपनियों की जानिब से। लेकिन नेपरा ने उन कंपनियों का जो रेवेन्यू डिटरमिन किया था, अभी भी फेडरल गवर्नमेंट को रिकवरी के मद में खसारे का सामना करना पड़ेगा। 6 माह का प्लान दिया गया है तकसीमकार कंपनियों को, पावर डिवीजन को, कि आप बिजली चोरी कम करें, लॉसेस कम करें और रिकवरी को बेहतर बनाएं। अगर ये 6 माह के अंदर टारगेट हासिल कर लिए गए तो बिजली का मौजूदा टैरिफ कंटिन्यू करेगा। अगर इन अहदाफ को हासिल करने में नाकामी हुई और कोई बड़े पैमाने के ऊपर बेहतरी लाने में तकसीमकार कंपनी और पावर डिवीजन कामयाब ना हो सका तो फिर आइंदा साल, रवा माली साल के दौरान ही मार्च या अप्रैल के दौरान एक मरतबा फिर बिजली की कीमतों में आपको इजाफा करना पड़ेगा। अच्छा बड़ी साहब, कैबिनेट डिवीजन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ और कहते हैं, वज़रा कुछ और कहते हैं, इसके लिए कोई कानून है? वैसे तो अपेरेंटली एक जनरली सादिक और अमीन की बात यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि झूठ जो बोला जाता है इकोनॉमी में ये बहुत ज्यादा होता रहा है। इसके लिए क्या तरीक़ेकार है? कोई पकड़ दकड़ है? कानून तो देखिए आप ढूंढे तो कहीं ना कहीं से कानून मिल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो पावर डिवीजन के वो लोग जो इस सारे टैरिफ के मामले के ऊपर कैलकुलेट वर्किंग करते हैं, उनका फर्ज बनता है कि आप वुज़रा को एक ट्रू पिक्चर दें। टेक्निकल मामला है, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग का मामला है तो आप उन्हें दोबारा समझाएं। लेकिन मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है, चूंकि पावर डिवीजन के कुछ लोगों से 24 अक्टूबर को जो मैंने भी मालूमात हासिल की, हमें भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई। वहां वो डेलिब्रेटली ऐसा करते हैं या उनकी अपनी कैपेसिटी का मसला है, ये एक डिफरेंट डिबेट है। हमें कहा गया जो पहले दिन जब बीसीसी का इजलास हुआ कि घरेलू सार्फिन जो 700 यूनिट तक माहाना बिजली इस्तेमाल करेंगे उनके लिए टैरिफ इजाफा ही नहीं किया गया। और 1-2 घंटों के बाद जब हमने एक और सोर्स से बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि 301 यूनिट से लेकर 700 यूनिट तक के लिए भी इजाफा किया गया है। कराची से एसएम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। एसएम अमीन, आपकी खबर है कि कराची में जो एम्बुलेंसेस खरीदी गई थी अवाम की फलाह के लिए, 100 के करीब एम्बुलेंसेज है, उसमें तो 3 बार 3 मुख्तलिफ लोगों ने उनका इफ्तिताह किया। खुर्द-बुर्द की आप बात कर रहे हैं, किस पैमाने पे, कितनी मालियत की खुर्द-बुर्द है बज़ाहिर? देखिए तकरीबन 10 साल पहले ये मंसूबा जो है इन्होंने 122 जो है ये शुरू किया था कराची में, लेकिन सबसे पहले यहाँ सियासी तनाज़ा था कि ये 1122 सर्विस जो है ये किसके मातहत होगी। शहरी हुकूमत का मुतालबा था कि ये हम चलाएं और सूबाई हुकूमत का ये कहना था कि हमारे पास होनी चाहिए। ताहम ये तनाज़ा तय हो मुफाहमत के तहत तय हुआ, शहरी हुकूमत के हवाले किया गया और ये मंसूबा शुरू किया गया। उसके बाद फिर ये सूबाई हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया, उन्होंने कुछ गाड़ियाँ 20 गाड़ियों का इजाफा करके फिर इस मंसूबे को बाकायदा वज़ीर आला हाउस में इसका इफ्तिताह किया। उसके बाद फिर शर्जील मेमन जो साबिक वज़ीर बल्दियात हैं उन्होंने इस मंसूबे को संभाल लिया। इस तरह ये चलते चलते दोबारा इसको फिर तब्दील कर दिया गया और इसको सिंध पीपल्स अमन एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर सिंध पीपल्स अमन एम्बुलेंस जो है वो एक निजी इदारे के साथ इन्होंने निजी इदारे के ताउन से उसका आगाज़ किया और उसका इफ्तिताह भी सितंबर 2018 में जो है वो किया। जो भी एड थी या जो भी फंड्स थे वो निजी इदारे को सौंपे जाते हैं और उसके साथ फिर इन्होंने ये नई एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शुरू की। अब एक बार फिर नवीद सुनाई गई है कि एक और नई एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शुरू की जा रही है। ऐसा मीन गरीबों के लिए ये एम्बुलेंस खरीदी गई। 100 आपने ऐसी एम्बुलेंस गाड़ियां थी जो सड़कों पर आए बगैर खुले आसमान तले तबाह हो गई। क्या ऑडिटर जनरल की टीम ने, ऑडिट हकाम ने इस बात की जानिब कोई पॉइंट आउट नहीं किया
किसी ने ऑडिट पैरा नहीं बनाया कि किस तरीके के साथ कौमी खजाने के करोड़ों रुपए जाया हो गए और वो गरीब आवाम को वो सर्विस मिली ही नहीं, ना ही कोई इंक्वायरी की गई। सब तमाम मुतलका इदारे इस मामले के ऊपर बिल्कुल खामोश दिखाई देते हैं। अभी तक ऑडिटर जनरल के हवाले से तो इस तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई, और ना ही हमारे जो मकामी एहतसाब इदारे हैं, एंटी करप्शन का इदारा है, वजीर आला की इंस्पेक्शन टीम है, उसने भी कभी इसका कोई नोटिस नहीं दिया। और साथ ही नैब सिंध को इस तरफ कोई पेशरफ्त करनी चाहिए थी, लेकिन नैब सिंध पहले ही बहुत से मामलात में फंसा हुआ है। वो उनका अब तक जो है वो चालान नहीं पेश कर सका, उनमें रिकवरी के हवाले से कोई अभी तक वाज़ेह सबूत नहीं ला सका। साबिक वजीर बल्दियात जो शजील मेमन है, उन्होंने भी इस हवाले से इस सर्विस को जो है वो चलाया था, और लेकिन वो भी इस वक्त शामिल नैब के पास है। उनसे इस हवाले से इस ज़िम्मन में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया। कराची से हमारे मौजूद थे। ये 100 गाड़ियों का मामला और जिनका इफ्तिताह कई बार हो चुका है, फिर से होने जा रहा है, लेकिन मुताल्लिका इदारे जो इंसदादी करप्शन के इदारे हैं वो खामोश क्यों हैं? ऐसे अमीन यही सवाल उठा रहे थे। होती साहब, आपकी खबर है, बिजली के बिलों में एक जानिब तो ओवर बिलिंग होती है, लेकिन दूसरी जानिब जो तकसीमकार कंपनियां हैं वो बिल रिकवरी ही नहीं कर पाते। पिछले 2 सालों से क्या आदाद शुमार हैं? और आज से हुकूमत ने ऐलान भी किया कि वो बिजली चोरी के खिलाफ लाहौर से मुहिम भी शुरू कर रहे हैं। तो बिजली चोरी का इसमें एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है रिकवरी ना होने में? जी, ये 3 चीज़ें हैं। ये बिजली चोरी के इर्द गिर्द 3 चीज़ें हैं। उसका ऑडिट हो चुका है, अभी ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी गवर्नमेंट को। हमें उससे कुछ आदाद शुमार मिल गए हैं, 3 आदाद शुमार हमें मिल गए हैं। वो ये कि 4 जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन अदारे हैं, तकसीमकार अदारे बिजली के, उन्होंने एक हरकत की है, और वो हरकत इसलिए की है कि उनका एहतसाब नहीं हो पा रहा। 144 अरब रुपए की बिजली महंगी हुई है परसों। 144 अरब रुपए उन्होंने खराब किए हैं। अब मैं बताता हूं कि खराब किस तरह किए। पहली बात यह है कि उनको 46 अरब 91 करोड़ का दिया गया टारगेट, उन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया। जब ये टारगेट पूरा नहीं किया, 46 अरब रुपए कम टारगेट पूरा किया। 46 अरब 91 करोड़ रुपए जो नेपरा ने टारगेट दिया था हेस्को को, सेप्को को, इसके अलावा उन्होंने दिया था कैस्को को और पेस्को को, ये इन्होंने पूरा नहीं किया। जब ये उन्होंने पूरा नहीं किया तो 46 अरब 91 करोड़ रुपए इन्होंने कम वसूली की। फिर क्या किया इन्होंने 39 अरब 42 करोड़ रुपए के मशकूक बिल क्लियर कर दिए। यानी कि मशकूक जो पैसे जमा किए गए वो कम थे, 39 अरब 42 करोड़, और ये उन्होंने क्लियर कर दिए। इन अदारों ने ये उन पर दबाव ही नहीं डाला और वो क्लियर कर दिए गए। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि इन्होंने 57 अरब 73 करोड़ रुपए जो फंसे हुए हैं उनको पिछले 2 साल से उन्होंने रिकवरी ही नहीं की। ये टोटल 144 अरब रुपए बनते हैं। परसों 144 अरब रुपए की बिजली महंगी कर दी गई, और 144 अरब रुपए हैं कहां? वो इन 3 जगहों पे हैं। कहां पे हैं? नंबर 1, जो इनके फंसे हुए हैं वो ये निकाल नहीं रहे, जो इनको बिल अदा किए गए और मशकूक थे और इन्होंने क्लियर कर दिए, और फिर तीसरा, इनको जो टारगेट मिला हुआ था वो इन्होंने पूरा नहीं किया कि आपने इतनी बिलिंग करनी है। ना टारगेट पूरा किया, ना जो बिल फंसे हुए हैं वो निकाले, और ऊपर से मशकूक जो रकूम थी कि भाई इनका तो बिजली ज्यादा इस्तेमाल की है, इन्होंने बिल कम दिया है, उनको भी क्लियर कर दिया। इससे हुआ 144 अरब रुपए का नुकसान, और एग्जैक्टली 144 अरब रुपए की बिजली महंगी कर दी गई है। अब मैंने इन अदारों वालों से, और इन पे कोई एक निगरान बंदा है, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्यों हुआ है। आप लोग तो मुझे ये बताते थे, इन अदारों के साथ मेरा रहा है काफी कनेक्शन। सही। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो कहते थे कि हमारे पास कोई बैकलॉग नहीं है, हम कोई चीज क्लियर नहीं कर रहा गलत। दरअसल चोरी जो है वो तो हो रही है स्मॉल इंडस्ट्री और घरों में, तो आपने उनको बजाय इसके क्यों रोकते? आप तो उनके बिल क्लियर कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम नहीं क्लियर कर रहे हो, वो डरते भी नहीं है। ठीक रुख करते हैं लाहौर का। जवाद आवान साहब मौजूद हैं। जवाद साहब, आपसे हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि रोजनामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे भी ये खबर जो है वो आज छपी है, और सऊदीया यमन मामले पर पाकिस्तान का सालिसी का किरदार, और इस सालिसी के किरदार में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इंतहाई अहम किरदार। हसास इदारे ने जो सफारती हुक्काम हैं, मुताल्लिका इदारे हैं, उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है। कुछ रिपोर्ट्स पहले से मुरतब हैं, पहले से तैयार हैं, वो भी पेश की जाएंगी। मजीद भी
मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए ये रिपोर्ट्स हसास इदारे को दी जाएंगी, फिर उसके बाद एक लाहा अमल बनाया जाएगा। रोजनामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे ये खबर पब्लिश है और इसकी डिटेल्स आप अखबार से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जवाद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा बताइएगा, ये सालिसी का किरदार इमरान खान ने ऐलान किया था, कुछ लोगों के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, लेकिन अब तक इस सारे मामले में पाकिस्तान कितना होमवर्क कर चुका है? देखें, पहली बात तो ये है कि जिसको हम कह रहे हैं एक टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है और सफारती हुकाम है, दो लोगों को ये टास्क दिया गया है कि वो इस पे तजावीज़ जो है तैयार करें यमन के सालसी के मामले के ऊपर। इस पे बैक चैनल पे जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है और जो सफारती हुकाम है जिनके सऊदी इस्टेब्लिशमेंट में गहरे रवाबित हैं, वो इस पर कुछ अरसे से काम कर रहे थे। इस पर कुछ काम हो चुका था, इसको आगे फर्दर जो है वो इसको परसू किया जा रहा है। और इस पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट हम कहेंगे कि उसमें हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी भी है, उसमें हमारा फॉरेन ऑफिस भी है, अदर ब्यूरोक्रेसी भी है, वो सारी मिलकर एक इस्टेब्लिशमेंट बनती है। तो खुसूसन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में इस पे एक अच्छा तासुर है जो खान साहब ने वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे जो ऑफ़र की है सालसी के किरदार की, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि जनरल राहील शरीफ की जब कमांड थी उसमें एक दफ़ा सऊदीज़ के साथ एक ऐसा भी मामला आया था कि उन्होंने हमारी बराह रास्त वहाँ पे असिस्टेंस जो है वो सीख की थी बियॉन्ड बॉर्डर्स, बियॉन्ड सऊदी बॉर्डर्स। तो इस पर जो है एक तो हम उसमें मुलव्वस नहीं हुए और हम न्यूट्रल रह के इस मामले को जो है वो हल करेंगे और इसका एक बड़ा अच्छा इम्पेक्ट होगा। और इसमें जो है असेसमेंट रिपोर्ट्स जो हैं, जो आप कहें तजिया रिपोर्ट्स हैं, उस एजेंसी से भी और सिफारती हुकाम ने जो पहले से तैयार कर रखी हैं वो भी मांगी गई हैं और ताज़ा असेसमेंट रिपोर्ट्स के लिए भी जो उनको डायरेक्शंस दी गई हैं, जिनकी रोशनी में हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ख़ित्ते में, साउथ एशिया में और मिडल ईस्ट में इसका क्या इम्पेक्ट है। ख़ुसूसन अपने ख़ित्ते में जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि वो इस पर रिएक्ट करेंगे। क्योंकि इसमें इस किरदार में अगर हम इंशाल्लाह जो सक्सेसफुल होते हैं तो इसमें सऊदी अरेबिया और ईरान को क्लोज़ लाने में हमें ख़ासी मदद मिलेगी, क्योंकि दो पावर्स हैं जहाँ वहाँ पे जो ये मामला सारा चल रहा है उनका। इसके बैकग्राउंड में जो टॉप इंटेलिजेंस इदारा है जिसका हम वो फॉरेन फ्रंट पे जो अक्सर काम करता है, उसने जो माशी पैकेज है, इसमें एक जो एडिशनल चीज़ है, उसने जो माशी पैकेज जो अभी हमें मिला है सऊदी अरेबिया से, उसमें उनका कलीदी रोल है। वो कुछ अरसे से इस पे काम कर रहे थे जिसमें उनको सफारती हुकाम और दीगर जो लोग हैं उनकी जो हेल्प जो है वो भी मिल रही थी। लेकिन इसमें ये नहीं हम कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी अपनी जो एक शख्सियत है, जो उनकी इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जो पर्सनैलिटी है, उसका भी बड़ा प्लस हुआ है हमें इस पैकेज को सीख करने के लिए। बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए यमन तनाज़े को हल करने के लिए सालसी का किरदार अदा करना और पुरअमन इसका हल निकालना। आपकी इत्तलात के मुताबिक जो टास्क दिया गया है, मुख्तलिफ इदारे इस हवाले के लिए मुतहरिक हो चुके हैं, कितने अरसे के अंदर इस हवाले से पाकिस्तान कोई तजवीज़ पेश कर सकता है? ये इस मामले के सालसी के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? क्या कुछ इत्तलात हैं कि कब तक, कितने अरसे में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है इस मामले पर? देखें, इस पर जल्द ही जो है कोई 1-2 माह के अंदर या 1 माह के अंदर इस पर जो है वो जल्दी ही इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट जो है उसका खासा जो है वो इम्कान है। तो अब आगे देखते हैं कि वो तजावीज़ जो हैं वो 1 माह में दी जाती हैं, 2 हफ्ते में दी जाती हैं, वो कब सबमिट होती हैं, उस पर अगर हमें कोई फर्दर कुछ चीज़ पता लगेगी और वो रिपोर्टेबल होगी तो हम जरूर रिपोर्ट करेंगे। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात, सऊदी अरब यमन ताल्लुकात, इसमें पाकिस्तान का किरदार और मौजूदा इस्लामिक वर्ल्ड में सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के चैलेंजेस, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से तो ये है कि पाकिस्तान अगर इस क्राइसिस जो है उनका जो तनाज़ा है उसको रिजॉल्व करवा लेता है सक्सेसफुली, तो आप फिर देख सकते हैं कि हमारा जो कद है मुस्लिम वर्ल्ड में या इंटरनेशनल ओवरऑल जो फोरा है वो कितना राइज होता है। और इसी तरह से इस पे मिडिल ईस्ट में भी इसका खासा जो इम्पैक्ट होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया जवाद, शुक्रिया, आप लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद कुछ दीगर खबरें और मामलात पे बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रोजनामा 92 न्यूज की एक और खबर का जिक्र करते हैं। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की 5 मंजिला इमारत, इब्तदाई तौर पर इस इमारत के लिए 19 करोड़ रुपए की लागत का बताया गया। जो इसका PC1 तैयार हुआ उसमें तखमीना 19 करोड़ रुपए थे, लेकिन ये इमारत 1 अरब तक जा पहुंची। कॉस्ट ओवररन एक बहुत बड़ा बहाना होता है, लेकिन इसके साथ साथ मंसूबों में डिले भी होता है। रोजनामा 92 न्यूज़ की इस खबर में 2004 में इस इमारत की तामीर के लिए मंजूरी दी गई और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। ना सिर्फ मुद्दत बढ़ाई गई बल्कि इसके साथ साथ 24 महीनों में इस इमारत को तामीर होना था। सईद अवान साहब, आपकी ये खबर है और आप इसी में जानना चाहूँगा, 19 करोड़ से अगर कॉस्ट ओवररन की बात करें 20 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़ तक आप जा सकते हैं। ये तनासुब 400 गुना तक बढ़ जाना, इसके पीछे वजह क्या है और मुहर्रिकात क्या है? अबाज साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मसला ये होता है कि हमारे सरकारी अदारों में करप्शन का यही एक तरीक़ाकार होता है। अब अगर हम देखें, जो मैंने खबर दी उसमें रिपोर्ट भी यही थी कि 2004 में ये मनसूबा शुरू हुआ, जिसमें 24 माह के अंदर अंदर ये मनसूबा मुकम्मल होना था। इन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता जो है वो ठेका दिया, जिसकी वजह से तकरीबन 80 लाख रुपए का नुकसान होना पड़ा। ठेकेदार को 2 ऐसी अदायगियाँ की गई जो कि तयशुदा रकम से ज़्यादा थी। एक 55 लाख की अदायगी की गई। इसी तरह जो है वो पैमाइशी के ज़ाब्तों में रद्दबदल करके अजाफी अदायगी की। इसके अलावा जो इसमें यह भी बता दूं कि एक इसमें एतराज़ जो है वो टेम्परिंग का भी आया है कि जो बोली के लिए रखी गई थी स्पेसिफिकेशन, उसको चेंज किया गया। इसके अलावा जो पैमाइश रखी गई थी उसका एग्रीमेंट उस पैमाइश के अंगेस्ट किया गया। इसी तरह मजीद जो हम देखें तो कीमतों से बढ़ के इन्होंने खिलाफवर्जियाँ की गई। जी सईद अवान, ये बताइएगा कि 2004 में PC1 बना और 2009 में जाकर ठेका दिया गया इस बिल्डिंग की तमीर का, और वो भी मुतलका हुकाम की मंजूरी के बगैर, और उसके बाद भी फिर लागत के अंदर इस कदर इजाफा हुआ, नुकसान अलग हुआ। इतने साल तखीर से ये मामला, इस इमारत की तमीर तखीर से दुचार क्यों हुई, और जो अफसरान इसके जिम्मेदार थे तखीर के और जिन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता इसका ठेका दिया मुतलका हुकाम की मंजूरी के बगैर, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? इन्हीं बेकादगियों की वजह से जो ये खसूसी ऑर्डर करवाया गया, अगर अभी तक तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की इतला नहीं है। कल मैंने वहाँ पे एक अफसर से भी रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे पास इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है। ऑर्डर ने यह भी कहा है कि जो इसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने इजाफी अदायगियाँ की हैं और जो बेजादगियाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी ये ऑर्डर रिपोर्ट जो है वो हमारे पास आई है, ये अभी पार्लियामेंट में पेश होनी है। उसके बाद ही जो ये सामने इस पर मजीद कार्रवाई के मुतालिक हमें आगाह कर सकेंगे। तो पार्लियामेंट में पेश होने के बाद इसका मतलब मामला PSC में जाएगा और आप एक्सपेक्ट करते हैं इस मामले में रिकवरी होगी या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई तजवीज़ की जाएगी? आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी में सारे एक दूसरे को प्रोटेक्ट ही करते हैं। अब देखा जाए तो वो लोग जो कब्रों में चले गए उनसे कहते हैं जी कि ये तो फौत हो गए, जो जिंदा हैं उनके हवाले से ये इतनी आपको पता PSC आप करते रहे हैं भट्टी साहब, उसमें ये होता है कि अपने अफसरों को बचाने के लिए दूसरे दीगर जो मौजूद होते हैं लोग वो लॉबी करते रहते हैं और इस तरह उसका अंजाम यही होता है कि वो खातों में चले जाते हैं और एक छोटी सी रिकवरी करके मामला निपटा दिया जाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया मलिक सईद अवान साहब, आपकी ये खबर जो रोजनामा 92 न्यूज़ में भी पब्लिश हुई है, इसके साथ साथ आपने इसकी डिटेल्स भी दी और बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह एक इमारत जिसकी इब्तदाई लागत 19 करोड़ रुपए थी वो 1 अरब तक जा पहुंची ताबीर होते होते। बटी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। इंतहाई अहम मामला, जब अद्वियात की कीमतें बढ़ती हैं तो सारा मीडिया ही इस पे बात करता है और जाहिर है जब कीमत बढ़ेगी गरीब आवाम पे बोझ तो पड़ेगा। लेकिन अद्विया साज कंपनीज पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है उससे किस हद तक मुतासिर हो रही हैं और इस बहरान की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितना बहरान पैदा हो गया है और इसके मुहर्रिकात क्या है? फैसल, देखिए कई सालों से अद्वियात की कीमतों और उसके साथ साथ उनके म्यार के हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं। ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी भी लाई गई लेकिन उसके बावजूद एक तनाज़ा मौजूद है। कंपनियों ने इस पॉलिसी के मुताबिक शुरू में इजाफा भी किया, अफरात ज़र की तनासुब से भी, CPI के तनासुब से भी इजाफा किया, लेकिन उसके बाद जब मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो तकरीबन 2 से 2.5 माह होने के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर रोका गया कि अब मजीद कीमतों में इजाफा नहीं कर सकते, अद्वियात की कीमतों को मुंजमद किया गया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हमने देखा कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हुआ। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का ये दावा है कि वो चूंकि जो खाम माल इंपोर्ट करती हैं उसका डॉलर के साथ बराह रास्त उसका लिंक है और चूंकि कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा, कीमतों में जबकि जो रॉ मटीरियल है वो महंगा हो चुका है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी माली बहरान का सामना है। और उनका ये भी कहना है कि
इस डॉलर की कदर में इजाफा और उसके तनासुब से अद्वियात महंगी न होने के नतीजे में 250 से जायद अद्वियात की प्रोडक्शन रुक गई है। गुज़श्ता रोज़ हमने जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के सरप्रस्त हैं डॉक्टर कैसर वहीद, उनसे भी कुछ मालूमात हासिल की। उनका यह कहना था कीमतों में इजाफा नहीं हो पा रहा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज माली बहरान से मुसलसल दो चार हो रही हैं और आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों के दौरान 10,000 से जायद मुलाजमीन जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उन्हें बेरोजगार होना पड़ सकता है। हुकूमत को इस जानिब तवज्जो मबजूल करना होगी और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो नई ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी लाई गई थी, बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी हासिल की गई थी, उसमें इन कंपनियों को ये इजाज़त दी गई थी कि वो अपनी लागत में अगर उनका इजाफा हो उसको जस्टिफाई करते हुए तो अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर सकती हैं। एक जानिब तो ये हकायक है, दूसरी जानिब मार्केट के अंदर ये प्रैक्टिस भी है जो कि मुतअद्दिद मरतबा कायमा कमेटी में भी ये मामला टेकअप हो चुका है कि बहुत सी ऐसी अद्वियात जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के मुताबिक उसकी कीमत कम होनी चाहिए, मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत वसूल की जा रही है। मुख्तलिफ सेनेटर साहिबान की जानिब से भी इस मामले को टेकअप किया गया जी, लेकिन इस मसले का मुस्तकिल कोई हल नहीं निकाला जा रहा। दूसरा मामला एक और भी है कि पाकिस्तान के अंदर अद्वियात का म्यार चेक करने के लिए आलमी म्यार की कोई लैब मौजूद नहीं है। कुछ अर्सा कबल एक ऐसी मेडिसिन जो कि चीन से दरामद की जाती थी, यूरोपियन लिबर्टी ने उसे टेस्ट किया, उसके अंदर खतरनाक उसके असरात थे, उन्होंने जब बैन किया तो ड्रैप ने भी उस यूरोपियन लेबोरेटरी की बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी उस मेडिसिन की फरोख्त के ऊपर पाबंदी आयद कर दी। बड़ी साहब, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके तहफ्फुज़ात क्या हैं या उनकी शिकायत क्या हैं, इसी से मुतालिक बात कर लेते हैं। डॉक्टर कैसर वहीद साहब, साबिक चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जब अद्वियात महंगी होती हैं सबसे ज़्यादा पब्लिक रिएक्शन आता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके मसाइल क्या हैं? एक तो मसला डॉलर की कीमत ज़्यादा है और उसकी वजह से आपको कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, इसके अलावा क्या मसाइल हैं? 52% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 30 साल से कम है, तो उनको दवाइयों की जरूरत, नौजवान होते हैं कहाँ दवाइयाँ की जरूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली 70% आबादी जो है देहातों में रहती है, तो खाना पीना भी उनका असली मेरे ख्याल में होता है, तो इस वजह से दवाओं का जो बर्डन है, डिजीज बर्डन है, वो है अर्बन बेस्ड ज्यादा, शहरों में, यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर, नफसियाती बीमारियां सारी अर्बन बेस्ड बीमारियां हैं, यानी शहरों पे बीमारियां बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड तो और वो सारे ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं उनके पास, उनके मतलब जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग होती हैं उनको दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, उनको रिबेट वगैरह मिलती है, जो भी है। तो पाकिस्तान में दुनिया की सस्ती तरीन दवाइयाँ मिलती है, और ये मैं कोई ऐसे क्लेम नहीं कर रहा, ये डेटा के साथ मैं प्रूव कर सकता हूँ। और ये सरकार ने भी मान लिया है कि इंडिया से भी 70% दवाइयाँ ऐसी हैं पाकिस्तान में जो इंडिया से सस्ती, 70%, यानी 30% दवाइयाँ पाकिस्तान में ऐसी हैं जो शायद इंडिया से महंगी हों। लेकिन एक बात को लोग रियलाइज नहीं करते कि पाकिस्तान में जो पैकेजिंग मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इस 90%, 95% पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, यानी डॉलर के साथ वो उसकी या फॉरेन करेंसी के साथ वो अटैचमेंट होती है। अब जैसे जैसे डॉलर अप्रिशिएट होता है वैसे वैसे उसकी रॉ मटेरियल की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन सिंस 2001 जब दवाओं की कीमतों पे बैन लगा था और आज तक यानी एज ऑन टुडे वो बैन कायम है। पहले ये था कि हमारा फार्मूला 94 में एक तय हो गया था कि भाई CPI के तहत ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज होती जाती है। बड़ा अच्छा 1038 SRO 1038 जो था उसके तहत वो दवाओं की एडजस्टमेंट खुद ब खुद दवाओं की कीमतें होती रहती, तो कभी हाई फर्क। इस वक्त ये भी बताइएगा कि ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के मुताबिक इस वक्त जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं क्या उसके मुताबिक अपनी कीमत वसूल कर रहे हैं? और उसके साथ कुछ अर्सा कबल कुछ दिन कबल बरतानिया से एक रिपोर्ट भी सामने आई थी कि पाकिस्तान में कुछ कंपनियां ओवर प्रॉफिटिंग करती हैं, टैक्स बचाती हैं। आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, क्या ये फैक्ट है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत कम होते चले जा रहे हैं, और इसकी निशानी ये है कि पाकिस्तान से सब मल्टीनेशनल कंपनियां वाइंड अप करके पिछले 4 साल में 2-4 कंपनियां रह गई हैं हार्डली मल्टीनेशनल। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी होती तो पाकिस्तान से मल्टीनेशनल क्यों जाती? एक तो मैं सीधा सीधा इसका वो बता दूं, पाकिस्तान से मल्टीनेशनल वाइंड अप कर रही हैं। नेशनल कंपनियां जो हैं, बड़ी नेशनल कंपनियां, वो पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रही हैं। इस वक्त 11 पाकिस्तानी ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाके कंपनियां लगा रही हैं। अगर तो ये फायदेमंद शोबा होता बहुत ज्यादा, तो वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से उड़ा के बाहर क्यों ले जाते?
यानी कोई ना कोई तो रीजन है ना कि 11 कंपनियां उठ के पाकिस्तान से बाहर, फ्रांस में एक कंपनी ने 2 प्लांट खरीद लिए, एक ने पोर्चुगल में खरीद लिया, एक ने वियतनाम में लगा लिया, एक ने श्रीलंका में लगा लिया। तो लोग बाहर जा रहे हैं अब इन्वेस्टमेंट अपनी लेके पाकिस्तान से डर के मारे, तो पाकिस्तान की पॉलिसीज इतनी खराब हो चुकी हैं इस वक्त। और सबसे बड़ी बात है, आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट डर गया, काम करने वाले लोग डर गए नैब वैब के चक्कर में। वो कहते हैं कि हम क्यों किसी को रिलीव दें, हम पे कल कोई इल्जाम आएगा हम नैब में, और आपको भी पता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के और कुछ सरकारी अफसर 3 साल पहले नैब के चक्कर में। डॉक्टर कैसर वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इंतहाई अहम मामला है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 2 साल पहले एक कानून साजी की थी और इस एक्ट का नाम रखा गया था विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस एक्ट, जिसके तहत लोगों को, वो लोग जो करप्शन या चोरी चकारी की निशानदेही करेंगे उनको 30% उस रकम का मिलेगा जो रिकवर होगी, और अगर गलत इल्ज़ाम होगा तो फिर उसकी सज़ा भी होगी। इरफान खान पेशावर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, इस एक्ट के मजीद खतोखाल से मुतालिक भी बताइएगा और इस पे अमल दरामद कितना हो रहा है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पिछले जो उनकी टेन्योर था उसमें करप्शन को रोकने के लिए मुख्तलिफ कानून साजी की, मुख्तलिफ कानून पास किए, जिसमें एक जो था वो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन का क़याम भी था। लेकिन 2 साल गुजर गए इस कानून को पास हुए, अभी तक वो नाफिज भी नहीं हो सका। कानून के मुताबिक एक कबीना ने मंजूरी देनी थी और उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी कायम होनी थी। स्क्रूटनी कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत के जो उन पर मुश्तमिल थी, हुकूमत नुमाइंदों पर मुश्तमिल होनी थी, जिन्होंने एक कमीशन तश्कील देना था जो कि 3 कमिश्नरों पर मुश्तमिल था और उसके बाद जो 3 उसमें एक चेयरमैन समेत 3 कमिश्नर थे। लेकिन जो अभी ना ही अभी तक स्क्रूटनी कमेटी कायम हो सकी, ना ही कमीशन कायम हो सका, बल्कि सिर्फ ये बिल पास हुआ है, सिर्फ उस तक फाइलों तक महदूद है। चूँकि अभी वफाक में जो है वो वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो उन्होंने ऐलान किया है कि वो करप्शन को रोकने के लिए विसल ब्लोअर जो कानून है वो लाना चाहते हैं, ताकि लोग करप्शन की निशानदही करें और उसको जो है वो मतलब उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको 30% भी दिया जाए अगर वो करप्शन साबित हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में इस कानून को पास हुए 2 साल गुजर गए, क्योंकि ये बिल तो 2014 में लाया गया था, लेकिन इसके बाद फिर इसकी सेलेक्ट कमेटी बन गई और 2016 में जाकर ये पास हुआ। लेकिन अभी तक ये जो है ये नाफिज ना हो सका, ना ही स्क्रूटनी कमेटी कायम हो सकी, ना ही कमिश्नर तैनात हो सके। तो इस तरह जो उनका जो अमल दरामद था वो ना होने के बराबर थे। इसके मुताबिक जो था ये था कि अगर कोई शहरी हो, मुलाजिम हो, जो भी हो, अगर वो किसी के खिलाफ करप्शन का उनको ये मालूमात हो कि यहाँ पर किसी महकमे में या किसी और जो फ़र्द है उसने करप्शन की है, हुकूमत को नुकसान पहुँचाए, और वो उसके एविडेंस प्रोवाइड करे, तो उसको रिकवरी के बाद उनको 30% जो है वो उसकी हौसला अफजाई के लिए मिलेगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये भी इस एक्ट में शामिल है, अगर किसी जो शहरी है उसकी मालूमात बदनीयती पर मबनी हो और वो सही ना हो, तो उसके जिसने उसने इल्ज़ाम लगाए है उस फर्द पर, तो उसको 30% उससे रिकवरी होगी और इसके साथ साथ 3 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा भी उसको हो सकती है। लेकिन चूंकि ये कानून अभी तक नाफिज नहीं है, तो इस वजह ना ही किसी ने अभी आज तक शिकायत की है और ना ही कमीशन कायम हो सका। तो अगर देखा जाए तो इस तरह जिस तरह एहतसाब कमीशन था खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन को रोकने के लिए, वो भी मतलब वो कानून साजी के थे, वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इसी तरह जो दूसरा जो कानून था करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन की निशानदही के लिए, उस लोगों की हौसला अफजाई के लिए, तो उस पर भी अमल दरामद ना होने के बराबर है। जब हुकूमती अरकान से इस बारे में हम बात करते हैं कि जो कानून काफी ज्यादा बिल पास हुए थे, विसल ब्लोअर का कानून वफाकी हुकूमत की सतह पर भी लाया जाएगा ताकि इंसदादे करप्शन के हवाले से एक अच्छी मूव हो सकती है। इसके जरिए से सरकारी इदारों में करप्शन की रोकथाम की जा सकती है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इससे मामला बरक्स रहा है। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है और 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद इस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। असल रुकावट कहां पर थी? कानून मौजूद था, सजाएं तजवीज हो गई, इंसेंटिव तजवीज हो गया, जुर्माना तजवीज हो गया। अमल दरामद के अंदर क्या ब्यूरोक्रेसी रुकावट बनी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से ये डायरेक्शन थी कि इसको इंप्लीमेंट ना किया जाए?
अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने जो हुकूमत ख़त्म हो रही थी लास्ट तो उसमें उन्होंने एक मरासला उसने भेजा था काबीना को कि वो इसकी स्क्रूटनी कमेटी की मंजूरी दे, लेकिन काबीना जो थी वो इसमें इंटरेस्ट नहीं थी। ये भी हमारे ज़राए ने बताया कि चूँकि आखिरी दिन बिल्कुल वज़ीर आला के टेबल पर ये फाइल पड़ी थी, लेकिन उन्हें इस पर साइन नहीं किया और उनका ये कहना था कि जब अगली हुकूमत आएगी तो इस पर अमल दरामद होगा। तो उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, अभी भी तकरीबन 2 महीने बहुत शुक्रिया। आप पेशावर साथ मौजूद थे। होती साहब आपकी तरफ आऊंगा। मुल्तान सक्खर मोटरवे की कोई खबर है आपके पास? क्या कहानी है, ये कहाँ क्या हुआ? ये मुल्तान सक्खर मोटरवे पर एक बड़ा एतराज़ ये है कि ये 254 अरब रुपए का ये मंसूबा था। इसमें 5 अरब रुपए इजाफा करके 259 अरब रुपए कर दिया गया। उस वक्त भी कहा गया कि ये पाकिस्तान को कर्जा मिल रहा है चीन से, जिस पे सूद तकरीबन 3% है, तो ये कर्जा वापस करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, तो इसको ना बढ़ाया जाए लागत को। लेकिन उसके बाद फिर 298 अरब रुपए कर दिया गया, लिहाजा ये 39 अरब रुपए ज्यादा हो गए। जब ज्यादा हो गए तो पाकिस्तान को इस चीज की फिक्र पड़ गई कि अगर इसमें टोल टैक्स ज्यादा ना हुआ तो पाकिस्तान तो ये कर्जा वापस नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि रोडों के पुलों के कर्जे जो हैं वो तो टोल टैक्स के जरिए पूरे किए जाते हैं। जब ये मामला उठाया गया हुकूमत में तो उस वक्त तक तो ये सीक्रेट ही रहा कि भाई इस पे कोई नजरसानी का काम होना चाहिए, लेकिन जब उसमें पेशरफ्त नहीं हुई कि इस पे नजरसानी होनी चाहिए तो फिर एक और हकीकत सामने आ गई। वो ये हकीकत सामने आ गई कि इस पे नजरसानी इसलिए नहीं कर रहे कि चाइना का जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होगी वो जब यहां से गुजरेगी तो वो 80% होगी और वो टोल टैक्स बिल्कुल नहीं देगी। भट्टी साहब 80% टोल वैसे ही गायब हो गया, लागत 39 अरब रुपए बढ़ गई, तो मामला तो उठना था। तो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, प्लानिंग डिवीजन, इन दोनों से नुमान वजीर खटक जो सेनेटर हैं पीटीआई के, उन्होंने दरियाफ्त किया कि यह मुआहिदा जो है इसमें यह शिक क्यों डाली गई है। और उनको एक और इतराज था कि इस मुआहिदे में जो फैसिलिटीज देनी थी इस मोटरवे पर, उसमें से 2-3 फैसिलिटीज जो हैं जो इंटरनेशनल मॉडर्न मोटरवेज पे होती हैं वो तो इसमें शुरू के मुआहिदे में थी और अब हज़फ कर दी गई हैं। तो आपने ये मुआहिदा क्यों इसको चलने दिया? उन्होंने कल प्लानिंग कमीशन और इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के साथ लंबी तवील गुफ्तगू की और उसमें काफी गर्मा गर्मी भी हुई और यह कहा गया, सेक्रेटरी जो प्लानिंग के हैं उनकी तरफ से यह कहा गया कि आप इस माहिदे की जो पाकिस्तान ने चीन से के साथ किया है इसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते क्योंकि ये माहिदा हुआ है। लेकिन बिल आखिर इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन और प्लानिंग डिवीजन ने यह मान लिया कि किसी माहिदे को नजरसानी हो सकती है, उसमें कुछ रद्दोबदल हो सकता है। अब अगर ये रद्दोबदल या नजरसानी हुई तो ये पहली बार किसी बड़े मंसूबे में उसके कर्जे के मामले में, उसकी सहूलतों के मामले में, उस पर टोल टैक्स के मामले में, उसकी अदायगी के बारे में नजरसानी हो। ठीक, बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब, सोहेल इकबाल भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।